नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सलीम के साथ हुनर की बात। और आज का ये एपिसोड होने वाला है बहुत खास। आज हम आपको उस जगह के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही रहस्यमयी, बड़ी ही सुंदर और बड़ी दुर्गम क्षेत्र भी है। और वो जगह है पांगी, जो कि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा के अंतर्गत आता है। ये पांगी घाटी जो है तीसा से साच पास क्रॉस करने के बाद आती है और लैंड लॉक्ड जो है वो घाटी है। लेकिन वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो सोशल लाइफ है, वहाँ के जो मेले हैं, कुछ रहस्यमयी चीज़ें भी हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको वहाँ के बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ हमारे स्पेशल मेहमान हैं श्री प्रभास शर्मा जी। और इनसे ज़्यादा पांगी घाटी के बारे में कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ये वहाँ पे नायब तहसीलदार भी रहे हैं, एसडीएम भी रहे हैं और रेजिडेंट कमिश्नर भी रहे हैं। ज़्यादा ना बात करते हुए मैं सीधे आपको प्रभास शर्मा जी से आप बात करेंगे अभी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, ये जैसे मैंने अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आपने 10 साल वहाँ पे काटे हैं डिफरेंट पोस्ट के ऊपर जी, तो थोड़ा सा मुझे पांगी घाटी के बारे में बताइए। कहाँ इसकी जियोग्राफिकली कहाँ पे सिचुएटेड है जी। और आना जाना जब आप जाते थे तो कैसे जाते थे? मैं प्रथम बार सन 1986 में गया और उस वक्त ये एक अहरी प्रशासनिक प्रणाली यानी कि सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ था जी। 1986 के अप्रैल महीने में। तो मुझे उस वक्त 21 जुलाई को जाने का समय मिला। वहाँ पहली पोस्टिंग मेरी एज नायब तहसीलदार हुई। तो उस समय तो बड़ा ही दुर्गम क्षेत्र था। तीनों रास्ते जो थे वो पैदल थे। जब चंबा से जाते थे तो तरेला मोड़ पे उतरना पड़ता था। अच्छा। तो तरेला मोड़ से 51 किलोमीटर पैदल चलना है, चढ़ाई है। तरेला मोड़ से तरेला बाजार, उसके बाद अलवास, अलवास के बाद बनोडी, बनोडी के बाद मुजफ्फरनाला, फिर जाकर के सतरुंडी रात को ठहरना पड़ता था। और सतरुंडी एक ऐसी जगह थी जहाँ वहाँ एक बड़ी चट्टान के नीचे पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस बना हुआ था। हाँ। चट्टान थी, उसी को रेस्ट हाउस, कोई बिल्डिंग नहीं थी वहाँ, चट्टान के नीचे। मतलब कोई बंद किया हुआ? हाँ, बंद किया हुआ था तरपाल टाइप से। और चट्टान के नीचे हम वहाँ रुके रात को। और वहाँ से पैदल, हालांकि 5 किलोमीटर वहाँ से साच पास है, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते 3.5 से 3.5 घंटे लगते थे। नए नए लोगों के लिए तो 5 घंटे लग जाते, 1 घंटा 1 किलोमीटर में। चढ़ाई बहुत सीधी चढ़ाई थी। 14,778 फुट की हाइट थी साच पास की। सुबह 4 बजे चलना पड़ता था सतरुंडी से। और 4 बजे वहाँ से चलो तो 8:30-9 बजे वहाँ ऊपर टॉपर पहुँचते। भूत ग्राउंड के पास जा करके थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ। ऑक्सीजन थोड़े आने शुरू ऑक्सीजन आने शुरू हुई। और भूत ग्राउंड से फिर आगे चिड़ू पानी आता है। चिड़ू पानी के पास भूत ग्राउंड को भूत ग्राउंड क्यों बोलते हैं? वहाँ भूत ग्राउंड में 2 पत्थर हैं वहाँ, बहुत बड़े बड़े, और बड़ा ग्राउंड टाइप है। और कहते हैं कि वो जब बर्फ़ वहाँ होती है बहुत, या रात को वहाँ भूत जो है कुश्ती करते हैं, मलयुद्ध करते हैं। अच्छा। और वो पत्थर कभी इधर कभी उधर होते हैं। अब लोगों की कहना है, लेकिन हमें ये लगता है कि ग्लेशियर जब आता था तो पत्थर वो इधर उधर हो जाते थे। तो लेकिन वो प्राचीन काल से उसको भूत ग्राउंड कहते हैं कि भूत यहाँ ये मलयुद्ध करते थे और ये पत्थर को गेंद की तरह इधर उधर कर देते थे। तो उसके बाद फिर बगोटू आ जाता। बगोटू भी कैंप साइट थी, वहाँ भी हम थोड़ी देर रुके। और बगोटी के बाद फिर आगे जब चले तो पैदल था उस वक्त। आजकल के डेट में जो सड़क बनी है, तो अगर ऊपर से साथ पास से जाओ तो लेफ्ट साइड है, राइट साइड में था। और उस वक्त जो आजकल का पुल है जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, और उससे उसके बाद वहाँ वो भी बन गया, घुरूरू भी लग पड़ा, रोपवे। लेकिन हम जो गए तो हम पुंटो गांव से होकर के गए। अच्छा। पुल वहाँ था, बड़ा लंबा चौड़ा, बड़ा लंबा था। और राइट साइड से गए और पुंटो गांव से ऊपर को फिर करेल को चढ़े और करेल गांव से जाकर के ऊपर पहुंचे। इसमें जैसे सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन क्या मतलब, क्या लोगों को ये जानना है कि सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इंडिया के अंदर मुझे लगता है 2-3 जगह पे है। हाँ, एक दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर बैठते हैं, पांगी में बिल्कुल और जगह है। तो ये क्या है? सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन ये था कि जितने भी विभाग थे वो रेजिडेंट कमिश्नर के अंडर आ जाते थे। और रेजिडेंट कमिश्नर को सेक्रेटरी की पावर थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो ऑल डिपार्टमेंट्स के सबका हेड वो होता था, एक्सेप्ट बिजली बोर्ड। अच्छा, बिजली बोर्ड का नहीं था।
लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव उसको भी वो चेक करते थे, फाइनेंशियल पावर्स नहीं होती थी उस वक्त। तो लाइट वगैरह आ गई थी बिजली? नहीं, उसमें सोलर लाइट वहाँ शुरू हुई थी, एक सब डिवीजन वहाँ बन गया था उस वक्त, तो एसडीओ बैठते थे। तो बिजली तो 95 में आई वहाँ। अच्छा, 95 में बिजली भी और टेलीफोन भी 95 में आया वहाँ। तो आप वहाँ पे जैसे नायब तहसीलदार रहे, उसके बाद फिर बीच में जब आप तहसीलदार प्रमोट हुए कुछ दिनों के बाद, फिर आप वहाँ पे जी, तो फिर एसडीएम रहे जी, और फिर आपको चार्ज इसका कमिश्नर का भी मिला। बिल्कुल। तो डिफरेंट पोस्ट पे रहकर मुझे लगता है कि आपने तो सारी जगह घूमी होगी सर। मैंने ये सारे 55 गांव हैं पांगी के। अच्छा। 55 गांव में से 5 गांव बुद्धिस्ट के हैं, वो हाइट्स पे है, सारी बटोरियाँ हैं, जिसको बटोरियाँ बोलते हैं। और चंद्रभागा के राइट साइड में मतलब चंबा साइड में 6 गांव हैं और 49 गांव दूसरी साइड में है। अच्छा। जस्कर साइड में, ले साइड में। तो ये 55 गांव जो हमारे आवासीय गांव हैं, वैसे तो 106 गांव हैं फॉरेस्ट पोस्ट को डाल करके, लेकिन आवासीय गांव जो है जहाँ लोग रहते हैं वो 55 गांव में रहते हैं और 5 उसमें बटोरियाँ। और बटोरियाँ जो है सबसे दूर है, हाइट्स पे है, लैंडस्केप्स भी हैं। हाँ, लैंडस्केप भी हैं। और सबसे दूरस्थ बटोरी जो है 13,000 की हाइट पर चस्क बटोरी है। और चस्क बटोरी का बड़ा पुराना इतिहास है। और वहाँ अगर चस्क बटोरी में मुझे तो कई बार, अभी भी मैं 2 साल पहले वहाँ जाके आया हूँ चस्क बटोरी में। बटोरियों की बात करेंगे सर, हम धीरे धीरे थोड़ा सस्पेंस बना के रखते हैं जी सर। ये जैसे मैंने ये सुना है और मैंने भी वहाँ जॉब की है आपके साथ। बिल्कुल। तो भेड़ बकरियों के ऊपर राशन जाता था? जी, क्योंकि फूड सप्लाई, एज तहसीलदार भी फूड सप्लाई डिपार्टमेंट मेरे पास था। अच्छा। सिविल सप्लाई, फूड सप्लाई मेरे पास था। तो मेरे समय में भेड़ों पे राशन आता था और ये भटियात के भेड़ पालक थे, वो राशन लेके जाते थे। और 12 किलो राशन एक बकरे पर, भेड़ू पर 12 किलो, 6 किलो एक साइड, 6 किलो एक साइड, ये जाता था। और उसके बाद सन 87 में थोड़ा रास्ता ठीक हुआ तो फिर खच्चर आ गई। तो खच्चर, ये गुरदासपुर के लोग आते थे, खच्चर वाले, वो राशन ले आते थे। तो उनको हम रास्ते के लिए प्रति खच्चर जो है 1 किलो राशन भी देते थे उनको, खच्चरों को खाने के लिए। वो भी एक रिलैक्सेशन रखी थी। अच्छा, जैसे सर ये इलाका बिल्कुल लैंड लॉक्ड है, 6 महीने ये तो बर्फ रहती है इसमें, तो उसी वजह से, क्योंकि 6 महीने एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बाहर का एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकता था जी, इसलिए सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन वहीं पे डिसाइड हो सब कुछ डिसीजन जी। लेकिन सर ये मतलब इतने टफ इलाके में ये लोग कैसे बसे, कहाँ से आए ये? मतलब ये चंबा से गए हैं या कश्मीर साइड से आए हैं? ये लोग बाहर से आकर के वहाँ बसे हैं, क्योंकि जब लोगों का प्रस्थान हुआ, कोई ना कोई जब लड़ाई झगड़े जब हुए तो उस वक्त लोगों ने पलायन करना शुरू किया। और मुझे लगता है कि ये कश्मीर साइड से आए लोग, ये गुलाबगढ़ साइड, क्योंकि हमारा ये पाडर का एरिया जो है उनका भी पहरावा और लैंग्वेज उनकी सेम है। तो जब मैं ये गुलाबगढ़ साइड जाता तो गुलाबगढ़ वाला एरिया जो है ये पंगवाली बोली बोलते हैं। और इनका वो जो इनकी टोपी है और इनकी जो गच्ची लगाने का या कोट लगाने का तरीका है वो सेम है पाडर वालों का। वहाँ से एक्सेस भी था, वहाँ से एक्सेस भी था, यहाँ से तो जोत पड़ते थे। बिल्कुल वहाँ से एक्सेस था। लेकिन ये आज भी पाडर का एरिया जो है वहाँ इनके रिश्तेदारी है, जो भोट हैं उनकी भी है। पाडर में एक कबन एरिया पड़ता है, वहाँ बुद्धिस्ट रहते हैं। अच्छा। तो पांगी के बुद्धिस्ट जो हैं उनकी शादियाँ वहाँ होती हैं और वहाँ की इधर आते हैं। पांगी वाले भोट जो हैं वो कबन में शादी करते हैं या म्याड़ घाटी में शादी करते हैं, म्याड़ साइड में, उदयपुर साइड से जी, लाहौल स्पीति। तो इनका वहाँ रिश्तेदारी है। और दूसरे जो लोग हैं पंगवाले जो हैं उनकी भी रिश्तेदारी गुलाबगढ़ तक है। गुलाबगढ़ तक जो है उनकी रिश्तेदारी है, सोल, त्यारी, गुलाबगढ़, थम, इनके क्षेत्रों में इनकी रिश्तेदारी है। तो इसका जो वैली थी, इस चंबा घाटी में 2 टाइप की वैलीज थी, एक अपर चाड़ी और लोअर चाड़ी। ऐसा भी है? ऐसा है, जब ये हिमाचल बना तो हमारा क्षेत्र जो था वो चंबा लाहौल जिसको हम कहते हैं, तिंदी वाला एरिया, ये भी हमारे साथ था। 4 पटवार सर्कल जो है, 10 पटवार सर्कल थे, 4 जो थे लाहौल में चले गए।
अच्छा, ये इसमें उदयपुर, म्याड़, थरोट और ये तिंदी, ये जो त्रिलोकनाथ है, ये त्रिलोकनाथ तक जो है चंबा लाहौल में था और बाकी वो पंजाब में था। बाकी ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था लाहौल, बाकी लाहौल जो है। तो वो अपर चाड़ी हम क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं ब्यूशे, ब्यूशा। और जो निचली चाड़ी वाले हैं उनको बोलते हैं बनुशे। इनकी लैंग्वेज में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मैंने किताब लिखी है एक मनमोहक देवधरा पांगी, तो उसमें उन शब्दों का भी प्रयोग किया है, उनका बताया कि ब्यूशे क्या बोलते हैं और बनुशे क्या बोलते हैं, किस किस को क्या क्या अपने अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ब्यूशे जो हैं, कई बार वो ब्यूशे जो है बनुशों को कनिष्ठ समझते हैं और कई बार वो आपस के अपने सुना है कि जो अपर चाड़ी वाले जो है वो उसमें एक दूसरे चाड़ियों में शादियां नहीं करते थे। हाँ, ये था थोड़ा रास्ता भी टफ था, रास्ता भी टफ था। तो अपर चाड़ी, क्योंकि ये क्षेत्र अलग अलग था, तो हमारा अपर चाड़ी वाले लोग जो थे इनकी अप्रोच थी लाहौल साइड से। अच्छा। और लोअर चाड़ी वाले की अप्रोच थी गुलाबगढ़ साइड से, गुलाबगढ़ किश्तवाड़ साइड से। तो क्योंकि साच पास का टफ था एरिया और 3-3.5 महीने खुला रहता था, और ऐसा बताया गया कि इतना कठिन क्षेत्र था ये कि बहुत पहले 78 के पे कमीशन से पहले वहाँ के कर्मचारियों को कफन अलाउंस दिया जाता था। अच्छा। 2.25 रुपये। अच्छा। महीने ट्रांसफर होती थी, जिसकी वहाँ ट्रांसफर होगी तो उसको पे के साथ कफन अलाउंस। कफन मतलब उसके गया ये मृत्यु क्रियाकर्म के लिए उसको 2.25 रुपये महीने के। ये तो सुना है कि लोग रोते थे, घर वाले छोड़ने जाते थे। अच्छा, वहाँ पे सर जो पांगी में जो मैंने देखा है कि मेले त्योहार बहुत होते हैं। जी 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 जी। एक तो मेला होता है, ये त्योहार होता है जुकारू का, बर्फ पड़ने से पहले, और एक बर्फ पड़ने के बाद। बिल्कुल, पहले फुलयात्र होती है और बाद में जुकारू होते हैं। फुलयात्र में क्या रस्म और रिवाज क्या है? फुलयात्र में ऐसा रहता है कि ये मेन फंक्शन होता है किलाड़ प्रॉपर में। कुफा गांव है, वहाँ एक ग्राउंड बना हुआ है, वहाँ वो देवते वहाँ पत्थरों के बना करके उन्होंने रखे हुए, वहाँ होता है। और ये जो प्रजा से, क्योंकि वहाँ प्रजा सिस्टम है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। तो करयास की प्रजा आती है, हुडान की प्रजा आएगी, किलाड़ वाले उनका स्वागत करेंगे। मतलब ये जो ग्राम पंचायत है उससे अलग पंचायत है, और दे आर मोर पावरफुल। अब तो खैर इतना प्रभावी नहीं रहा, अदरवाइज पंचायतों से ज्यादा पावरफुल जो है वो प्रजा मंडल है। देवता की प्रजा होती थी। देवता के थ्रू, जैसे बिल्कुल सारा कर्म जो भी हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते थे वो प्रजा के माध्यम से होते थे। अच्छा। वो प्रजा से आप बाहर नहीं रह सकते। प्रजा से बाहर रहना मतलब आपकी जिंदगी खत्म है। कोई भी काम करना, पशुओं को ले जाना है तो प्रजा ने ड्यूटी लगानी, कौन लेके जाएगा पशुओं को? घास काटने जाना है तो इकट्ठे जाएंगे जंगल में से, तो प्रजा डिसाइड करेगी किस दिन जाना है। न्योजे लेने जाना है तो न्योजे के लिए भी डेट फिक्स होगी। अच्छा। और ठांगी लेने जाना है तो ठांगी भी प्रजा ही फिक्स करेगी, फलानी डेट। फिक्स कौन करता था? मतलब प्रजा का प्रधान था। प्रजा का प्रधान अलग था कि देवता जिसके मुंह से बोलता? नहीं, गोल नहीं था। प्रजा का प्रधान एक ओल्ड मैन, जिसको मान्यता देते थे, उसको चुनाव होता था प्रजा के प्रधान का, और जिसको मान्यता देते थे वही प्रजा का प्रधान होता था। और प्रजा का प्रधान जो उसने कह दिया वो पत्थर पर लकीर है। अच्छा। वो करना पड़ेगा। तो और वो ये जुकारू जो है, जुकारू फेस्टिवल जो है, ये हर क्षेत्र में अलग अलग समय, मतलब अलग अलग पीरियड है इसका। ये 1 महीना तक चलता है। अच्छा। ये फरवरी के लास्ट में, ओके, और मार्च के पहले हफ्ते ऐसे शुरू होता है इनका। जो ज्योतिष कहता है, यहाँ लोकल ज्योतिष है, उसके मुताबिक ये शुरू होता है। तो 1 महीने तक ये चलता है। उन दिनों में क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं जो दूर दराज ब्याही हैं, वो मायके आती थी, और वो सर्दियों का मौसम भी ओवर हो जाता था, एक दूसरे से मिलते थे। और जब मिलना है तो उन्होंने वो बोलते थे, अभिवादन बोलते थे कि तगड़े से, कि ठीक है आप स्वस्थ हैं, बच गए सर्दियों से, तगड़े से। हाँ, तो ये मिलना जुलना होता था। और बड़े लोग जो थे वो मिलते थे, छोटे लोग जो थे चरण स्पर्श करते थे बड़ों का। खाने पीने की व्यवस्था। अच्छा, एक और विशेष बात थी, जब जकारुओं में तवा नहीं रखा जाता था, चूल्हा नहीं जलता था। अच्छा। एक बार ही मंडे बना लेने हैं
और वो तय लगा के रख देते हैं। मतलब जो चपाती टाइप से आटे के जो ये जैसे हमारा डोसा होता है उसी टाइप का, पत्थर के ऊपर बनाते थे, डोसा टाइप में बनाते थे और बना करके तय करके रख लेते थे महीने के लिए। अच्छा। और फिर जो अक्टूबर महीने में नवंबर महीने में अक्टूबर नवंबर में वो बकरा काट के रख लेते हैं अपने परिवार के हिसाब से, तो वो सुखा देना है, लटका के रखना है कमरे में, तो वो बनाना है उन्होंने वहाँ से काट काट हाँ, पर तवा नहीं रखना है, तवा नहीं रखा जाएगा। हाँ, तो वो महीना भर खाएंगे और गेस्ट आएंगे उनको भी खिलाएंगे। तो ब्याह शादी में ज़्यादातर सर्दियों में होती हैं ब्याह शादियाँ जो हैं उनकी, जब उनका मतलब बेले होते हैं थोड़े, हाँ सर्दियों में, तो सर्दियों में उस वक्त करते हैं। और ब्राह्मणों का इतना वो नहीं हुआ, रिवाज नहीं है, क्योंकि वो शादियाँ जहाँ जैसे यहाँ हमारे शादियाँ होती हैं ब्राह्मण वहाँ करता है, वो नहीं होता है। ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण नहीं होता, बारात होती है, बारात में नहीं होते, 3 ही आदमी होते हैं बारात में, 3 आदमी जाते हैं, वो भी सुनाता हूँ आपको कहानी। 3 आदमी जाएंगे और वापसी में 4 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, नहीं वापसी में हम ज़्यादा आते हैं। अच्छा? लड़की के साथ ज़्यादा आते हैं। लड़के के साथ एक तो लड़का जाएगा, एक लड़के का भाई चचेरा मेरा जो भी होगा वो जाएगा, एक होता है पटमारा, वो जो जिसने सगाई कराई है, जो बिचौलिया है, बिचौलिया वो जाएगा। 3 आदमी जाएंगे, डंडा लिया होगा हाथ में और माला डाली होगी और वो जाएगा। सेरा वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं हो। अब लग पड़े लाने, पर पहले बाहरी उससे जुड़ गए। अब पहले वो तीनों चलने हैं और उन्होंने खाने के लिए पिट्ठू अपने बैग लिए होंगे और साथ में पैदल जाना, और साथ में वो वहाँ लोकल दारू मिलती है, पातर जिसको बोलते हैं, हाँ अराक, वो लेके चलते हैं, रास्ते में पीते पीते झूमते जाते जाना है। और एक विशेष बात, जब वो लड़की के घर के नज़दीक पहुँचना है तो वो जो उन्होंने उनके पास पातर है वो नहीं ले जानी अंदर, अच्छा, वो यहीं खत्म करनी है, उनकी आगे तैयार होगी। हाँ, उनकी आगे तैयार होगी और रिसीव करने आएंगे, वहाँ बैठ के खत्म करेंगे उसको, फिर आगे जाएंगे। अच्छा। हाँ, फिर वापसी पे जब आना है उन्होंने, तो लड़की के साथ कुछ ज़्यादा लोग आते हैं, मतलब शराब को पवित्र मानते हैं। अच्छा, जैसे शादी की बात की आपने, जैसे पंडितों का कोई रोल नहीं था और ना टिपड़ा वगैरह, उसमें कोई टी वगैरह मिलाते थे। तो एक सुनते हैं कि पहले एक शादी होती थी जो एक प्रकार से लव मैरिज होती, पिट चुक। हाँ, पिट चुक थी, उसके बारे में थोड़ा सा। वो पिट चुक ऐसा सिस्टम था, वो मुझे भी आश्चर्य हुआ जब मैं 86 में वहाँ गया और मैंने देखी, पिट चुक होती देखी। अच्छा। और वो एक बड़ा खतरनाक, क्योंकि तीसरा आदमी वहाँ उसमें नहीं शामिल हो सकता। हाँ। उसमें क्या होता है, अब मैंने पूछा भी क्यों ऐसा करते हो आप, ये तो बड़ा अभद्र है, अबडक्शन में आता है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ना करें तो कई गरीबों की शादियाँ नहीं होंगी। अच्छा। तो इसलिए ज़रूरी है ये। तो वो क्या करते हैं, वहाँ का रस्म ये है कि कहीं मेले में या किसी शादी में कहीं जाएंगे तो लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई उसी वक्त कोई ऐसा पहले का भी होता है, लेकिन उस वक्त भी कोई पसंद आ सकती है और देखा भी कुंवारी है तो जिस बंदे को चाहिए उसने सिर्फ उंगली टच करनी है, उसको बाजू से पकड़नी है, नहीं टच ही करनी है, और बाकी जो उसके साथ बाकी जो उसके दोस्त होंगे वो उसको उठा करके ले आएंगे खेतों से ले आएंगे खेतों से। और बड़ी और कई तो सहमति से भी आ जाती हैं, लेकिन कई बड़ी वो होती है तो कपड़े कुपड़े फट जाते हैं उसमें, तो एक प्रकार से तो अपहरण है। और फिर बट वो कस्टम है वहाँ का, उसको मान्यता है। उस लड़की के गांव के कोई अरेंजमेंट नहीं करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन वो समय दे करके हाथ डालते हैं। अच्छा, पूरी स्ट्रेटजी बना करके हाथ डालेंगे और फिर घर ले आएंगे, घर ले आकर के उसको खाना खिलाए, पानी पिलाएंगे और खाना खिलाएंगे। अगर उसने खाना पानी पी लिया और खाना खा लिया मीन्स सहमत है। अच्छा, ओके। अगर खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो तुरंत उसके मायके को संदेशा जाएगा कि आपकी लड़की हमारे पास है और इसने खाना नहीं खाया है, सहमत नहीं है, तो आप इसको आकर के यहाँ ले जाओ। ओके। फिर वहाँ जब ले आने आते हैं तो भी प्रजा बैठती है, उसका फैसला करती है कि इसको हरजाना कितना देना, इसकी जो हतक लड़के ने हरजाना देना लड़की को, कि उसकी इज्जत जो है, उसको इज्जत बोलते हैं, इज्जत देना, तो इज्जत उसको देनी है, तो उसका पैसे में गिना जाती है इज्जत। कि अगर लड़की मान लो अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान से सुंदर है, तो उसका इज्जत ज़्यादा है। वो जो उसके मायके के आएगी वो करेंगे डिसाइड, नहीं प्रजा, वहाँ की प्रजा और दोनों पक्ष अपने रखेंगे और वहाँ की प्रजा डिसाइड करेगी और इसको दो।
फिर उनमें पैसा का लेन देन होता है। उस वक्त जैसे जब आप वहाँ काम करते थे तो उस वक्त क्या थी इज्जत चली हुई? उस वक्त रेट क्या था? रेट ऐसा था, जो तो लोग बाहर के थे तो जेई टीचर 25,000 रुपये तक चला था। अच्छा। जबकि हमारी तनख्वाह बहुत कम थी। अच्छा, 25,000? 25,000 चला हुआ था। तो लेकिन लोकल जो थे उनका आपस में कम रहता था, ज़्यादा नहीं, 5-7 हज़ार में या कोई सामान दे करके कुछ न कुछ दे करके ये तो जो बाहर के लोग कर्मचारी वहाँ काम करते थे वो तो फिर कहीं लव फेयर होगा? लव फेयर होता था, लव फेयर होता था। फिर वो प्रजा इतराज़ करती थी तो प्रजा फिर उनसे पैसे लेती थी। अच्छा सर, वो पांगी में ना जब गाने वगैरह बड़े होते हैं तो एक गाना हमने बचपन से सुना है कि चंप के वो जो दरवाज के पास एक पानी का स्रोत है जिसको तिल मिल पानी है। पांगी रे देशा तिल मिल पानी, मेरा मन रे पानी। उसकी क्या हिस्ट्री है तिल मिल पानी? अब जो साइंस कहती है वो तो बोलते कुछ नहीं है। तो वो पानी जो है उसको पीने से आपको भूख ज़्यादा लगेगी। अच्छा। ज़्यादा भोजन करा जाएगा। और इतिहास ये बताता है हमारा कि चंबा के राजा को वहाँ से पानी हर रोज आता था डाक रूप में। एक चला है तो आगे जाकर के कोई सात पास तक तो ताज़ा पानी रोज जाना है। सर्दियों के टाइम पे जब किसी कर्मचारी ने बाहर निकलना होता है या फिर कोई बीमार हो गया उसको लेके जाना है कहीं हॉस्पिटल में बाहर की तरफ, जैसे कांगड़ा धर्मशाला या मनाली में, तो कौन सा रास्ता होता था बड़ा इजी? उस वक्त जब 84 में इंदिरा गांधी वहाँ गई। अच्छा, इंदिरा गांधी? हाँ, इंदिरा गांधी 84 में डेथ होने से पहले वहाँ गई। अच्छा। 84 के बाद शुरू हुई हेलीकॉप्टर की व्यवस्था वहाँ पैसेंजर को लाने ले जाने के लिए। और 50% उसमें मुलाजिम जाते थे और 50% लोकल जाते थे। इमरजेंसी में रेजिडेंट कमिश्नर जो है वो होम को डिपार्टमेंट को मैसेज करके हेलीकॉप्टर मंगवा सकते हैं, तो हेलीकॉप्टर से जाते थे और कोई साधन नहीं था वहाँ। अभी भी वो व्यवस्था चली हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। अब कम हो गई क्योंकि अब जब ये टनल बन जाने से रोहतांग वाली टनल बन जाने से, अटल टनल से ज़्यादा ऑल वेदर रोड हो गया। ज़्यादा नहीं, क्योंकि डाउन 7,500 तक रोड है, नीचे नीचे ये रोड। अच्छा। किलाड़ से सर्दियों में चलना, और साल में 2 बार तनख्वाह मिलती है, अप्रैल में मिलनी और सितंबर में मिलनी। एक बार सितंबर 5 महीने की मिलनी, एक बार 7 महीने की। तो अप्रैल में जब हम जाते थे तो हमारे पास पैसा होता था बहुत। इकट्ठी तनख्वाह मिलता था, कैश मिलता था। तो कैश लेके चलना, तो 5-6 लोग इकट्ठे चलते थे। तो 120 किलोमीटर पैदल चलना है तो रात में 3 रातें हमें बाहर काटनी पड़ती थी जंगलों में, ढांकों के नीचे। तो उस साइड लुटेरे बड़े थे। अच्छा। और लुटेरे ऐसे थे कि उन लोगों ने वो देखते थे कि पांगी वाले आए, इनके पास पैसा होगा। तो हमारे लोगों ने क्या व्यवस्था कर रखी थी कि ये 5 लोग चले हैं तो 4 सोएंगे और एक पैरा देगा। अच्छा। 2 घंटे। अच्छा। दूसरे को उठाएंगे, फिर 2-2 घंटे करके तब चलना है। फिर अच्छा, ये जो 5 बटोरी हैं, जैसे आपने बोला, एक सुराल बटोरी है, उड़ान बटोरी है, फिर परमार बटोरी है, उसके बाद ये आपकी उड़ान है और हिलुटवान है। तो सबसे टफ और दुर्गम जो है वो चस्क बटोरी है। जी जी, जो कि उदयपुर और म्याड़ नाला के साथ बिल्कुल। तो वहाँ जो जैसे सेचू से वो जाती है चस्क, और चस्क के बाद वो 15-16 किलोमीटर है। जी। तो वहाँ पे वो इतनी दूर लोग कहाँ से आए? ये बुद्धिस्ट लोग कहाँ से आए ये, और कैसे फैला वहाँ? ये मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ज़्यादातर लाहौर से आए हैं, क्योंकि हिलुटवान में 2-3 आदमी, 2-3 फैमिली ऐसी जिनको म्याड़ी बोलते थे हम। अच्छा। ये म्याड़ी हैं। अच्छा, म्याड़ नाला। तो म्याड़ नाला से आए हैं, क्योंकि म्याड़ नाला से घोड़धार क्रॉस करके वहाँ पहुँचते थे। और इस बटोरी को, चस्क बटोरी जो है सबसे बड़ी बटोरी थी। 108 घर थे पहले। अच्छा। 108 घर में से अब रह गए हैं, जब 86-88 में देखा तो 11 घर बचे थे, अब 15-16 है। अच्छा। और मुझे लगता है कि मेरी जो अन्वेषण है उसके लगता है कि वहाँ कहीं मिजल का कोई प्रकोप पहले भी रहा होगा। 108 घर में से 11 घर बचे। हाँ, वो अभी भी वो खंडर से नजर आता है। खंडर है, पार खंडर है। वहाँ एक बड़ा सा पत्थर भी है जिसको उंगली से उठाते हैं। बिल्कुल। और बड़ा पत्थर है, और एक पत्थर ऐसा है जिसमें आदमी का सिर बना हुआ है ऐसे। अच्छा। और वहाँ से छेद हुआ है, बोलते वहाँ एक ये रहता, लामा रहता था, उसकी वहाँ एक तालाब था, तालाब में कहीं रजस्वला स्त्री नहा गई। अच्छा। और उसको अभ्यस्त कर दिया।
और उस बंदे ने फिर अपना वो वहीं से मृत्यु प्राप्त कर लिया और शरीर वहीं छोड़ दिया। हाँ, शरीर वहीं छोड़ा, आत्मा उसकी ना पत्थर से निकल गई, वो छेद है वहाँ। अच्छा। अभी हम पीछे गए थे तो उसका हमने वो सारा तो वो पोथी है किसी पोथी है एक हमारे वहाँ एक फार्म ये है अपने फिटर हैं, अच्छा, रामदयाल जी, उनके पास पोथी है। और पोथी ऐसी है कि उस सोने और चांदी के अक्षर लिखे हुए, अक्षर स्याही से लिखी हुई है, और वो कागज ऐसा लगता है कि कैसे कूट कूट के बनाया हुआ, कागज का भी पता नहीं लगता कैसा क्या कागज है। हाँ, कभी चमड़ा लगता है वो, हाँ, कभी चमड़ा लगता है, ब्लैक कलर का। हाँ, ब्लैक कलर का। और ऊपर उसका जो उसका वो लगाया है, उसको गत्ता लगाया हुआ, वो लकड़ी का है। हाँ हाँ, वो लकड़ी का है और काफ़ी मोटा है। और उसमें वो पढ़ता कोई नहीं उसको, पढ़ने के लिए मनाली से आते हैं लोग। नहीं तो वो है कब की, मतलब वो बहुत पुरानी की होगी? वो बहुत पुरानी है, क्योंकि वहाँ 108 जब थे और ग्रंथ भी बहुत थे। अच्छा, वो लेकिन लोगों ने फेंक दिए, वही एक बचा। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी सब फेंक दिए। जैसे जैसे आदमी मरता गया वो ग्रंथ फेंके गए। वो किसी वक्त वो सबसे बड़ी बटोरी थी और एक तांत्रिक विद्या का वो गढ़ था। तो वो अभी भी वो बोलते हैं कि हम देंगे नहीं, जैसे हम पांडुलिपि इकट्ठी कर रही थी सरकार, उसको 10 लाख रुपए दे गया एक बंदा। अच्छा। कि मैं 10 लाख देता हूँ। बोले, उसने बोला भी 1 अरब भी दोगे तब मैं दूंगा नहीं। उसको ये डर है कि कहीं अनहोनी हो जाएगी। हाँ, और उसको बड़े अदब से निकालते हैं, ऐसे नहीं दिखाते नहीं, बड़ी मुश्किल से दिखाते हैं। तो हमने तो 1-2 बार देख ली। वो उसमें मेन वर्ड जो है वो गोल्डन लिखे। और उसके जो कवर वो लगा हुआ है, गत्ता लगा हुआ है लकड़ी का, उस पर हनुमान कृष्ण की मूर्तियां हैं, हनुमान की मूर्तियां हैं, माता की मूर्तियां हैं। अच्छा। तो वो ग्रंथ जो है हमें पढ़ा नहीं गया, लेकिन हो सकता है वो हिंदू माइथोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हनुमान है उसमें, कृष्ण है उसमें। अदरवाइज तो वो सिर्फ गुरुपद में हमारे इतने इसमें अन्वेषण करने वाले लोग हैं, उन्होंने उसको पढ़ा नहीं उसमें, क्योंकि वो लिखा है भोटी में। तो सर, आपने पांगी के बारे में बड़ा एनलाइटन किया, और ऐसा रहस्यमयी जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी अच्छी वैलीज हैं। आपने तो चप्पा चप्पा उसका घुमा हुआ है, और मुझे भी मौका मिला था। और मैं ये लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जब भी, अगर आपको टाइम है तो वो वैली बहुत सुंदर है, उसको आप जरूर घूमिए। और एक अंतिम बात वो मिस्टर टड वाली रहेगी सर। हाँ, अगर वो थोड़ा सा बता देते फिर हम इसको। बिल्कुल। ये टड रेस्ट हाउस है एक पुर्थी में। वहाँ एक रेंज ऑफिसर थे जिसने ये बनाया था रेस्ट हाउस। और फॉरेस्ट का काम जितना भी किया वो अंग्रेज़ों ने किया वहाँ शुरुआत में, और उसने रेस्ट हाउस भी बनाया। मतलब वो कटान के लिए गए होंगे? नहीं, वो ऑफिसर पोस्टेड थे। और उसकी डेथ जो हुई वो टड ढांक में हुई, जिसको टड ढांक कहा जाता है। रही के सामने पहाड़, कुत्ता था लिया, वो कुत्ता लिपट गया उसके टांगों में। अच्छा। और उसको बचाते बचाते वो भी बेचारा गिर गया, तो उस ढांक का नाम ही टड ढांक पड़ गया। और कहते हैं कि उस रेस्ट हाउस में मैं तो कई बार ठहरा, लेकिन कई लोगों को अनुभूति हुई कि टड रात को आता है और वो फाइलें से उठाकर, और फाइलें घूमता, फाइलें खड़ खड़ की लिखता है और टेबल पर, और बिस्तर से कई लोग गिर जाते हैं। तो कई लोगों ने फिर सुनाई हमें उस वक्त 86-87 में भी, लेकिन हमारे साथ नहीं, क्योंकि मैं अकेला सोया नहीं। अच्छा। तो वहाँ ये भ्रम हो सकता है, और कहीं उसकी आत्मा रहती होगी। और काफ़ी बड़े बड़े दरवाजे हैं, बोल्ट 1.5 फुट का बोल्ट लगा हुआ है। हाँ, तो वहाँ दरवाजे पे पहुँचना मुश्किल है। अब तो खैर चेंज कर दिया उन्होंने, और बढ़िया रेस्ट हाउस है, और नर्सरी बहुत अच्छी है वहाँ की रेस्ट हाउस। आपने बड़े विस्तार से सर पांगी के बारे में बताया, बड़ा मज़ा आया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, फॉलो भी करें। और आपसे ये भी एक एडवाइस लेना चाहूँगा कि अगला एपिसोड हम किस टॉपिक के ऊपर बनाएं, ये भी अपने कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।